साथियों, आज हम बात करेंगे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 2B में लिखा गया है कि केंद्रीय बोर्ड से तात्पर्य ऐसे बोर्ड से है जो धारा 3 के अंतर्गत गठित किया गया है, और धारा 2H में लिखा गया है राज्य बोर्ड से तात्पर्य ऐसे बोर्ड से है जिसका गठन धारा 4 के अंतर्गत किया गया है। अब हम इनको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और जल की स्वास्थ्यप्रदता को बनाए रखने और जल की पूर्वावस्था को लाने के उद्देश्य से इस अधिनियम में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है। और ये जो बोर्ड है, इन्हें 2 स्तर पर गठित करने की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य स्तर पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की व्यवस्था की गई है। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के अंतर्गत ये लिखा गया है कि 12 राज्य है, उनके अंदर इस बोर्ड को अधिनियम लागू होने के 6 मास के भीतर अधिसूचित करना होगा, गठन करके अधिसूचना निकालनी होगी। और इन 12 राज्यों के नाम हैं असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल राज्य और साथ साथ संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में भी इस अधिनियम को लागू कर दिया गया था। 12 राज्यों का नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल है। इसको सरल करने के उद्देश्य से मैं आपको बता दूं कि भारत के नक्शे का ध्यान रखें और 12 राज्यों को स्थापना जो है उस नक्शे के अंदर, दिमाग के अंदर करें, अपने आप आपको याद हो जाएगा। जैसे उत्तर भारत के अंदर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, मध्य भारत और पश्चिमी भारत के अंदर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण में कर्नाटक, केरल, पूर्व में पश्चिम बंगाल और बिहार और पूर्वोत्तर में आसाम और त्रिपुरा। ये वे 12 राज्य। 12 राज्यों में इस अधिनियम के लागू होने के साथ ही बोर्ड की स्थापना का दायित्व डाल दिया गया कि अधिनियम लागू होने के 6 मास के भीतर आपको बोर्ड के गठन के बाद में अधिसूचना प्रकाशित करनी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं केंद्रीय बोर्ड के बारे में। धारा 3 के अंदर लिखा गया है और धारा 3 की उपधारा 1 में यह लिखा है अधिसूचना द्वारा स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कर सकती है और इसकी स्थापना की तिथि भी अधिसूचना के द्वारा घोषित की जाएगी कि किस तिथि से इसे स्थापित हुआ माना जाएगा। जो 12 राज्य है जिनका नाम मैंने अभी बताया, उनमें इस अधिनियम के प्रारंभ होने के 6 मास के भीतर अधिसूचना जारी करनी होगी। एक बार फिर से याद दिला दूं आपको 12 राज्यों के नाम: जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम और त्रिपुरा। इसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश। इनमें इस अधिनियम को लागू होने की अधिसूचना के बारे में यह व्यवस्था है कि 6 मास के भीतर अधिसूचना प्रकाशित करनी होगी। ये था धारा 3 की उपधारा 1 में। धारा 3 की उपधारा 2 में बोर्ड के गठन के बारे में लिखा गया है। जो बोर्ड का गठन है उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि एक अध्यक्ष की व्यवस्था की गई है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा। केंद्र सरकार उस व्यक्ति को अध्यक्ष नामित करती है जो कुछ योग्यताएं रखता हो, और वो योग्यता क्या है? सबसे पहली योग्यता है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विषयों के बारे में विशेष जानकारी या अनुभव रखता हो। मैं फिर से बता दूं, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विषयों के बारे में विशेष जानकारी या अनुभव रखता हो, अथवा उसे इन विषयों के बारे में प्रशासनिक जानकारी या अनुभव हो, या इन विषयों के संबंध में प्रशासनिक जानकारी या अनुभव हो, वह व्यक्ति भी केंद्रीय बोर्ड का अध्यक्ष हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके सदस्यों के बारे में। एक अध्यक्ष होगा, इसके अतिरिक्त 15 सदस्य और होंगे और उन सदस्यों को भी केंद्र सरकार के द्वारा नामजद किया जाएगा।
ये जो सदस्य है, अब हम इनके बारे में बात करते हैं कि कौन सदस्य जो है वह केंद्रीय बोर्ड के बन सकते हैं। केंद्रीय बोर्ड के सदस्य बनने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि 5 सदस्य ऐसे होंगे जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हो। 5 सदस्य ऐसे होंगे जो राज्य बोर्ड के सदस्य के रूप में केंद्र सरकार द्वारा नामजद किए गए हैं। 3 सदस्य गैर सरकारी होंगे जो कि कृषि, मीन उद्योग या अन्य उद्योग या व्यापार के हितार्थ काम कर रहे हों। और 2 सदस्य ऐसे होंगे जो केंद्र सरकार के स्वामित्व या प्रबंध के अधीन कंपनियों या निगमों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य हो। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं 15 सदस्य कौन हैं, याद करना भी आसान हो जाएगा। 5 सदस्य होंगे जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हो। 5 सदस्य ऐसे होंगे जो राज्य बोर्ड के सदस्य हो पहले से, और राज्य बोर्ड के सदस्य होने के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा उन्हें केंद्रीय बोर्ड के सदस्य के रूप में नामजद कर दिया गया हो। 3 सदस्य होंगे गैर सरकारी सदस्य जो कि कृषि, मछली उद्योग या अन्य उद्योग या व्यापार के हितार्थ किसी काम में लगे हुए हो। और 2 सदस्य ऐसे होंगे जो केंद्र सरकार के स्वामित्व या प्रबंध के अधीन कंपनियों या केंद्र सरकार के निगमों का प्रतिनिधित्व करने वालों हो। इस तरह से 15 सदस्य होंगे। संक्षेप में 5 केंद्र सरकार के, 5 राज्य बोर्ड में से 3 होंगे गैर सरकारी सदस्य और 2 होंगे केंद्र सरकार के स्वामित्व या प्रबंध के अधीन की कंपनियों या निगमों के सदस्य। ठीक है, इस तरह से 15 सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष होगा और 15 सदस्य होंगे। इन 16 सदस्यों के अतिरिक्त एक सदस्य सचिव होगा और केंद्रीय बोर्ड का यह सदस्य सचिव भी पूर्णकालिक सदस्य सचिव होगा। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और सदस्य सचिव के पद पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है जो प्रदूषण नियंत्रण विषय, जिसमें वैज्ञानिक विषय शामिल है, जिसमें अभियांत्रिकी विषय शामिल है या प्रबंधकीय योग्यता या ज्ञान या अनुभव रखता हो, ऐसे सदस्य को सदस्य सचिव बनाया जाएगा। सदस्य सचिव की योग्यता जो है धारा 3 की उपधारा 2 में ही वर्णित की गई है। एक बार फिर से इसके ऊपर विचार करते हैं। सदस्य सचिव ऐसा होगा जो प्रदूषण नियंत्रण विषय, जैसे कि या तो वैज्ञानिक हो या कोई इंजीनियर हो या प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित प्रबंधकीय योग्यता यानी मैनेजमेंट या कोई ज्ञान या अनुभव रखता हो, ऐसे सदस्य को सदस्य सचिव नियुक्त किया जाएगा। केंद्रीय बोर्ड को एक निगमित निकाय माना जाता है। निगमित निकाय का मतलब यह होगा कि उसकी एक मोहर होगी, एक मुद्रा होगी, जिसको सर्व मुद्रा कह दो, उसे मोहर कह दो, उसको सील कह दो, ये होगी। और शाश्वत उत्तराधिकार होगा। शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब है कि बोर्ड के सदस्य का उत्तराधिकारी सबसे पहले बोर्ड होगा और बोर्ड के सदस्य आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन बोर्ड का स्थायित्व बना रहेगा। और जैसे ही उसके नए उत्तराधिकारी पुराने का स्थान ग्रहण कर लेंगे, सारी शक्तियां उनके अंदर अंतरित हो जाएगी। बोर्ड शाश्वत होगा और उत्तराधिकार के द्वारा इनके अधिकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते रहेंगे। निगमित निकाय होने के नाते बोर्ड जो है अधिनियम के अंतर्गत रहते हुए अन्य शक्तियों का भी प्रयोग कर सकता है, जिसमें शामिल है कि बोर्ड अपने नाम से संपत्ति रख सकता है, संपत्ति को धारण करने का अधिकार है, संपत्ति का किसी भी तरह से व्ययन कर सकता है, कोई भी संविदा कर सकता है, बोर्ड के ऊपर कोई भी वाद लाया जा सकता है, बोर्ड खुद के ऊपर भी किसी के वाद ला सकता है, बोर्ड ऋण लेने का अधिकार रखता है, ऋण संपत्ति जमा करने का अधिकार रखता है, बैंक में खाता खुलवाने का अधिकार रखता है। और कुल मिलाकर बोर्ड एक निगमित निकाय है। बोर्ड एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसके अधिकार प्राकृतिक व्यक्ति के समान माने गए हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य बोर्ड के बारे में। अधिनियम की धारा 2H में कहा गया है कि राज्य बोर्ड से तात्पर्य ऐसे बोर्ड से है जो धारा 4 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रूप में गठित किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ही संक्षेप में राज्य बोर्ड कहा गया है।
राज्य बोर्ड की स्थापना संबंधी जो मुख्य प्रावधान है वो ये है कि 12 राज्य जिनके नाम मैं आपको पहले बता चुका हूं, उनके अंदर राज्य बोर्ड की स्थापना करना अनिवार्य है। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश में भी इसकी व्यवस्था नहीं होगी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में कोई राज्य बोर्ड नहीं होगा। राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके एक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कर सकती है, यानी कि जो 12 राज्य है कर सकती है, अनिवार्य नहीं है कि वह बोर्ड की स्थापना करे ही करे। ऐसे बोर्ड की स्थापना जब भी की जाएगी अधिसूचना के द्वारा घोषित की जाएगी। और 12 राज्यों के नाम फिर से याद दिला दूं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, त्रिपुरा। इन 12 राज्यों के लिए ये विवेक है कि राज्य बोर्ड की स्थापना करें और ये उनके विवेक के अंदर है। अब हम बात करते हैं गठन के बारे में। इस बोर्ड का गठन भी काफी कुछ केंद्रीय बोर्ड के गठन के समान है। इसका एक अध्यक्ष होगा। राज्य बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा वो राज्य सरकार के द्वारा नामजद किया जाएगा। केंद्रीय बोर्ड का अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नामजद करने की व्यवस्था है, तो इसी तरह से राज्य बोर्ड के अध्यक्ष की नामजद करने की व्यवस्था राज्य बोर्ड के अंतर्गत रखी गई है। राज्य सरकार उस व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है जिसमें कुछ योग्यता हो, और ये योग्यता वही है जो कि केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष होने की है, यानी कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विषयों के बारे में जानकारी या अनुभव रखता हो, या उस विषय से संबंधित प्रशासनिक जानकारी या अनुभव रखता हो। राज्य बोर्ड का अध्यक्ष राज्य सरकार की इच्छानुसार पूर्णकालिक भी हो सकता है या अंशकालिक भी हो सकता है, लेकिन केंद्रीय बोर्ड का अध्यक्ष पूर्णकालिक होता है। फिर से सुने, केंद्रीय बोर्ड का अध्यक्ष पूर्णकालिक होगा, लेकिन राज्य बोर्ड का अध्यक्ष पूर्णकालिक भी हो सकता है और अंशकालिक भी हो सकता है, जैसा राज्य सरकार चाहे। इसके सदस्य 15 होंगे और उनकी व्यवस्था इस तरह से है कि राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 सदस्य होंगे। राज्य के भीतर कार्य करने वाले स्थानीय प्राधिकारियों के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा 5 सदस्य नामजद किए जाएंगे। 3 सदस्य ऐसे होंगे जो गैर सरकारी सदस्य होंगे, जो कृषि, मीन उद्योग या अन्य उद्योग या व्यापार के हितार्थ काम कर रहे हों, और 2 सदस्य ऐसे होंगे जो राज्य सरकार के स्वामित्व या प्रबंध के अधीन कंपनियों या निगमों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य हो। सदस्य सचिव की योग्यता वही है जो कि केंद्रीय बोर्ड का सदस्य सचिव होने की होती है, यानी कि सदस्य सचिव ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जो कि प्रदूषण नियंत्रण विषयक, यानी कि वैज्ञानिक, अभियांत्रिकी या प्रबंधकीय योग्यता, ज्ञान या अनुभव रखता हो। यहां एक बात बता दूं कि केंद्रीय बोर्ड का सदस्य सचिव पूर्णकालिक होता है, ठीक इसी तरह से राज्य बोर्ड का सदस्य सचिव भी पूर्णकालिक होगा, पूर्णकालिक सदस्य सचिव होगा, और इसकी योग्यता भी वही रखी गई है जो केंद्रीय बोर्ड में है। प्रदूषण नियंत्रण विषयक, या तो वो वैज्ञानिक हो या प्रदूषण नियंत्रण विषय से संबंधित इंजीनियर हो, या कोई प्रबंधकीय या मैनेजमेंट की योग्यता रखता हो, ज्ञान या अनुभव रखता हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर किसी व्यक्ति को सदस्य सचिव बनाया जा सकता है। इस अधिनियम की धारा 4(1) में मैंने आपको बताया था कि स्थापना के लिए अधिसूचना की व्यवस्था की गई है, तो अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2 के अंदर गठन की बारे में बताया गया है। गठन से तात्पर्य है अध्यक्ष की योग्यता, सदस्यों की योग्यता और सदस्य सचिव की योग्यता के बारे में बताया गया है। धारा 4 की उपधारा 3 में लिखा गया है कि राज्य बोर्ड भी एक निगमित निकाय होगा। निगमित निकाय का क्या तात्पर्य है यह पहले बताया जा चुका है। जो कि केंद्रीय बोर्ड में है वैसा क्या वैसा राज्य बोर्ड में है, यानी कि इसकी एक सर्वमुद्रा होगी, ये एक शाश्वत उत्तराधिकार इसको प्रदान किया गया है। निगमित निकाय के अंतर्गत होते हुए बोर्ड को संपत्ति अर्जित कर सकता है, बोर्ड संपत्ति धारण करने का अधिकार है, बोर्ड को संपत्ति व्ययन करने का अधिकार है, संविदा करने का अधिकार है, बोर्ड अपने नाम से कोई वाद ला सकता है, बोर्ड के ऊपर वाद लाया जा सकता है, बोर्ड संपत्ति रख सकता है, बोर्ड बैंक में खाता खुलवा सकता है। बोर्ड जो है वह एक कृत्रिम व्यक्ति
होते हुए भी प्राकृतिक व्यक्ति की तरह अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, और बोर्ड वह सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जो एक व्यक्ति के रूप में होते हैं और जिन्हें कानून ने कंपनी के लिए या निगमित निकाय के लिए स्वीकृत किए गए हैं। ऐसे सभी विधि सम्मत अधिकारों का बोर्ड प्रयोग कर सकता है। धारा 4 की उपधारा 4 में लिखा गया है कि संघ राज्य क्षेत्र के लिए किसी राज्य बोर्ड का गठन नहीं किया जाएगा। फिर से सुने, संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए कोई राज्य बोर्ड का गठन नहीं किया जाएगा, क्योंकि केंद्रीय बोर्ड जो है ऐसे स्थानों के लिए यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा। राज्य बोर्ड की सभी शक्तियों का प्रयोग केंद्रीय सरकार जो है संघ केंद्रीय बोर्ड के अधीन रहते हुए केंद्रीय बोर्ड के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी। फिर से सुने, केंद्रीय बोर्ड जो है संघ राज्य क्षेत्र में राज्य बोर्ड का सभी कर्तव्यों का पालन करेगा और सभी अधिकारों का प्रयोग भी करेगा। अब हम बात करते हैं केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड के गठन में जो प्रमुख अंतर है उसके ऊपर विचार करते हैं। केंद्रीय बोर्ड के बारे में धारा 3 में व्यवस्था है, तो राज्य बोर्ड के गठन के बारे में धारा 4 में व्यवस्था की गई है। जहां तक परिभाषा की बात है तो धारा 2B में लिखा गया है कि केंद्रीय बोर्ड से तात्पर्य ऐसा बोर्ड है जो जिसका गठन धारा 3 में लिखा गया है, और धारा 2H में लिखा गया है कि राज्य बोर्ड से तात्पर्य ऐसे बोर्ड से है जिसका गठन धारा 4 के अंतर्गत किया गया है। दोनों ही बोर्ड के अंदर अध्यक्ष एक होगा और अध्यक्ष की जो योग्यता है दोनों जगह समान है। अध्यक्ष की योग्यता यह है कि या तो पर्यावरण संरक्षण विषयों से संबंधित विशेष जानकारी या अनुभव रखता हो अथवा इन विषयों से संबंधित प्रशासनिक जानकारी या अनुभव रखता हो। लेकिन अंतर क्या है? केंद्रीय बोर्ड का सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होगा, लेकिन राज्य बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा वह राज्यों की इच्छा के ऊपर है कि वह पूर्णकालिक या अंशकालिक दोनों ही तरह का हो सकता है। यह राज्य बोर्ड तय करेगा कि उसे किस तरह से रखना है, लेकिन केंद्रीय बोर्ड का अध्यक्ष हमेशा ही पूर्णकालिक ही होगा। अब हम बात करते हैं 15 अन्य सदस्यों के बारे में। 16 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, 15 दूसरे सदस्य होते हैं, सब मिलाकर 16 सदस्य कहलाते हैं। इसके जो 15 दूसरे सदस्य की व्यवस्था है उसमें काफी कुछ समानता है दोनों में। केंद्रीय बोर्ड में 5 सदस्य ऐसे होंगे जो कि केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करते हो। तो राज्य सरकार में यह लिखा हुआ है कि 5 सर्वप्रथम उन सदस्यों को रखा जाएगा जो कि राज्य बोर्ड का प्रतिनिधित्व रखते हैं। उसके बाद में केंद्रीय बोर्ड में यह लिखा गया है कि राज्य बोर्ड के सदस्यों में से 5 सदस्यों को केंद्र सरकार के द्वारा नामजद किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से राज्य बोर्ड में यह व्यवस्था की गई है कि स्थानीय प्राधिकारियों में से राज्य सरकार के द्वारा 5 सदस्यों को नामजद किया जाएगा, और बाकी सदस्यों की व्यवस्था समान है कि 3 होंगे गैर सरकारी सदस्य जो केंद्रीय स्तर पर कृषि, मीन उद्योग या अन्य उद्योग या व्यापार के हितार्थ काम कर रहे हो। लेकिन राज्य बोर्ड में थोड़ा सा अंतर है कि गैर सरकारी सदस्य वे होंगे जो कृषि, मीन उद्योग या अन्य उद्योग से संबंधित राज्य स्तर पर काम कर रहे हो। 2 सदस्यों की व्यवस्था में भी काफी कुछ समानता है कि 2 सदस्य ऐसे होंगे जो केंद्र सरकार के स्वामित्व या प्रबंध के अधीन की कंपनियों या निगमों का प्रतिनिधित्व करने वाले हो। और राज्य बोर्ड में भी इसी तरह की व्यवस्था है कि राज्य बोर्ड के अधीन 2 सदस्य ऐसे होंगे जो राज्य सरकार के स्वामित्व या प्रबंध के अधीन कंपनियों या निगमों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होंगे। जो सदस्य सचिव है दोनों की व्यवस्था केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड में लगभग एक ही तरह से की गई है कि एक सदस्य सचिव होगा, और सदस्य सचिव दोनों ही स्थान पर पूर्णकालिक सदस्य सचिव रखा गया है। यानी कि केंद्रीय बोर्ड में भी पूर्णकालिक सदस्य सचिव होगा और राज्य बोर्ड में भी पूर्णकालिक सदस्य सचिव की व्यवस्था की गई है। सदस्य सचिव की योग्यता यह है कि वह प्रदूषण नियंत्रण विषयक, वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट संबंधी योग्यता, ज्ञान या अनुभव रखता हो। ऐसे व्यक्ति को सदस्य सचिव बनाया जाएगा। चाहे केंद्रीय बोर्ड हो या राज्य बोर्ड, दोनों ही बोर्ड को निगमित निकाय माना गया है
और बॉडी कॉर्पोरेट माना गया है। और इसका मतलब ये रखा गया है कि इसकी एक सर्वमुद्रा होगी, यानी कि एक मोहर का प्रयोग कर सकेंगे, एक सील का प्रयोग कर सकेंगे, शाश्वत उत्तराधिकार होगा। यह बोर्ड जो है संपत्ति अर्जित कर सकता है, संपत्ति धारण कर सकता है, संपत्ति का व्ययन कर सकता है, किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कोई पार्टनरशिप कर सकता है, कोई एग्रीमेंट कर सकता है। और ये बोर्ड जो है इसके ऊपर कोई व्यक्ति मुकदमा ला सकता है या बोर्ड भी किसी के ऊपर मुकदमा ला सकता है, बोर्ड के ऊपर मुकदमा किया जा सकता है। बोर्ड जो है एक कृत्रिम व्यक्ति होने के बावजूद भी प्राकृतिक व्यक्ति के समान कई तरह के अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। और बोर्ड जो है वह एक मूल अधिकारों का प्रयोग करने वाला निगमित निकाय भी हो सकता है। इस तरह से केंद्रीय बोर्ड राज्य बोर्ड की व्यवस्था के बारे में बताया गया है।